देहरादून में मंगलवार से बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तू-तू मैं हो गई। झड़प जैसे हालात हो गए। अब इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट शराब पीकर सदन में आए थे, इसीलिए हंगामा कर रहे थे। प्रेमचंद ने कहा कि मदन बिष्ट ने मुख्यमंत्री को गालियां दी। वहीं दूसरी तरफ मदन बिष्ट ने भी जोरदार पलटवार किया और कहा कि विरोध करना विपक्ष का दायित्व है और यह हक कोई नहीं छीन सकता। मदन बिष्ट ने मंत्री को चैलेंज किया कि वो शराब पीकर आने की मेडिकल जांच कराएं और वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। साथ ही कहा कि अगर गलत साबित हुए तो प्रेमचंद मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दें। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने शराब पी थी और वो बड़े उस स्थिति में आए और सीधा मुख्यमंत्री जी को गाली दी, उन्होंने सरकार को गाली दी, चोर चोर शब्द बोला। वैसे भी असंसदीय भाषा है और जिस प्रकार से उंगली दिखा के और आंखें दिखा के उन्होंने व्यवहार किया तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा। फिर वो तू तड़ाक पे आ गए, अब वो व्यक्तिगत तो उस पर बात पे आने, तो मैंने उनको उसका विरोध किया कि भाई ये शोभा नहीं देता है। मैं तो कह रहा हूं यदि वो ऐसी बात करते हो तो हमारा मेडिकल चेकअप करा लो। सदन में हम अपोजिशन के लोग हैं तो अपोजिशन की तो बात करेंगे हम। आप पढ़े जा रहे हो, भाषण को पढ़े जा रहे हो, करा क्या है उत्तराखंड के अंदर, और फिर हमसे कह रहे चलो चलो बाहर को। मंत्री है तो अपने लिए है ना। हम तो कह रहे हैं यदि वो कहते हैं हम वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं। अब कोई हमें वो करे तो हम भी बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। मैं तो आज भी अभी कह रहा हूं आपसे, यदि हम सदन में शराब पी के आए तो हमारी जांच करा लो। अभी हमारा मेडिकल करा लो, हम मेडिकल कराने को तैयार है। इनके पास तो कुछ है नहीं, करने धरने को इनके पास है नहीं सरकार के पास में। विधानसभा में हुए हंगामे पर स्पीकर रितु खंडूरी गुस्से में नजर आई। स्पीकर ने कहा कि विरोध करना और वेल में आना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन अपने आचरण को गरिमा के मुताबिक रखना होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरी घटना को उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि विधायक का ऐसा आचरण देवभूमि की संस्कृति के मुताबिक नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सदन बहुत गरिमा का सदन होता है। पक्ष विपक्ष मिलकर 70 लोग इस सदन को चलाते हैं, इस सदन का संचालन करते हैं और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार का आचरण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिला विधायकें भी हैं, हमारी मातृशक्ति है, पूरा सदन हमको देखता है, पूरे सदन को पूरा राज्य देखता है। वेल में आना डेमोक्रेटिक राइट है, आपत्ति जताना एक राइट है, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारा व्यवहार क्या है। लाइव प्रोसीडिंग्स चलती हैं, छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जनता आपको देख रही है और आप चुन के, आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपना आचरण व्यवहार जरूर देखें। आप बोलिए, आप आपत्ति जताइए, आप हल्ला भी करिए, आप वेल में भी आइए, लेकिन आप वो किस तरह से कर रहे हैं इसका ध्यान जरूर रखिए। देहरादून विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सदन में सरकार की उपलब्धियों को रखा। राज्यपाल ने सदन में कहा कि सरकार उत्तराखंड के तेजी से विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। इसके साथ ही सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण के साथ पर्यटन और तीर्थाटन पर फोकस है। वहीं राज्यपाल ने यूसीसी का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि यूसीसी में सबके लिए एक समान कानून है। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। राज्यपाल के भाषण के बीच विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए। इसी मांग को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। सदन को हमने कभी बाधित नहीं किया है। सदन में अक्सर देखने को मिला है कि सरकार की ओर से सदन बाधित होता है, व्यवधान पैदा किया जाता है और सदन को
स्थगित कर दिया जाता है और ये इनके इन प्रकार चाहती है सरकार की सदन स्थगित हो और हमारा विभागीय बजट और सामान्य बजट पारित कर सकें, यही मंशा सरकार की रहती है। इसी के विरोध में आज हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया है और हमने मांग की है कि इसमें विस्तृत रूप से समयावधि बढ़नी चाहिए। देहरादून में विधानसभा के गेट के बाहर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में कड़ा भू कानून लागू करने की मांग की। मौके पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सभी को पुलिस लाइन ले जाया गया। चमोली के गौचर के पराई गांव में एक घर में रखे घास के ढेर में अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें दिखाई देने लगी। वहीं फायर यूनिट ने तुरंत कार्रवाई की और जल्द ही आग पर काबू पाया, जिससे आग दूसरे घरों में फैलने से बच गई। आमतौर पर नैनीताल पर्यटकों की पहली पसंद रहा है, लेकिन यहां आने वाले पर्यटकों से फर्जी गाइड और टैक्सी ड्राइवर मनमानी वसूली करते हैं, जिसको रोकने के लिए पर्यटन विभाग नैनीताल में ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में नए पर्यटन सीजन में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है, जिसमें पर्यटन गाइड, नाव चालक, टैक्सी ड्राइवर और बाइक राइडर को ड्रेस पहनना होगा। साथ ही अपने पास आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पर्यटन से लगे कारोबारियों को ड्रेस अनिवार्य होगा, जिससे नैनीताल आने वाले पर्यटकों को ड्रेस कोड से इनकी पहचान करने में आसानी होगी। ड्रेस कोड लागू करने के लिए पर्यटन विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। अलग अलग बिजनेसेस इस दौरान चलते हैं यहाँ पर, अलग अलग उनको हम वेरीफाई करें कौन लोग इनको चलाते हैं और उनको एक आइडेंटिटी दें, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में या ड्रेस कोड के रूप में। तो इसमें पहले चरण में वेंडर्स की यूनिफॉर्म और सत्यापन का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। दरअसल पर्यटन सीजन के दौरान बाहरी लोग पहचान छुपाकर गाइड, बाइक राइडर, कैब ड्राइवर बनकर पर्यटकों से मनमानी वसूली करते हैं। गाइड बनकर जहां होटल दिलाने और नाव में बोटिंग के नाम पर पर्यटकों से ठगी करते हैं, तो वहीं बाइक राइडर, कैब ड्राइवर भी पर्यटकों से मनमाना किराया वसूलते हैं। बोट वालों के लिए एक पहचान बनेगी कि ये बोट वाला है और वही बोट का कार्य कर सकता है। इसलिए ड्रेस कोड अगर पूरे कानून के हिसाब से देखा जाए, सब लोग इस चीज़ का यूज करें तो एक नाव वाला जो है अलग ही पहचान में आएगा। बहरहाल पर्यटन सीजन के लिए अगर ये ड्रेस कोड लागू करने के पीछे जो भी कारण हो, लेकिन इससे नैनीताल में पहचान छिपाकर काम करने वालों के पहचान में आसानी होगी और कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। काफी इंतजामों के बावजूद चंडी घाट का निर्माणाधीन फ्लाईओवर इस बार भी कांवड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार नाजीबाबाद निर्माणाधीन हाईवे और फ्लाईओवर पिछले कई सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं चंडी घाट पर बन रहे फ्लाईओवर की डेडलाइन भी 2 बार पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इससे न सिर्फ इस हाईवे पर यात्रा करने वाले आम लोगों को दिक्कत हो रही है, बल्कि कांवड़ियों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जगह जगह बने डायवर्जन के कारण यहाँ दुर्घटना की खतरा भी बना हुआ है। दिक्कत तो अभी तो थोड़ी है, पर आगे वो जब शिवरात्रि आ रही है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब बीच में कहीं बन गई है, कहीं नहीं बनी है। काफ़ी टाइम से चल रहा है इसमें काम, पर काम पूरा बहुत स्लो हो वैसे देखा जाए तो। काफ़ी साल हो गए मतलब काम को चलते हुए, पर अभी कंप्लीट है नहीं। तो है कि मतलब काम की व्यवस्था स्लो पोजीशन से हो रहा है। इसको फास्ट होना चाहिए ताकि हमारे आने जाने में दिक्कत न हो। काम को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, लेट न किया जाए। कैसी दिक्कतें आ रही हैं? जाम लगने की मतलब जो कहीं भगवान हाईवे है तो वहाँ पर मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है।
जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए टेंट, लाइट, सड़क, पेयजल जैसी कई व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि NHAI के काम की सुस्ती गति कांवड़ियों के लिए बड़ी परेशानी बन रही है। चंडी घाट फ्लाईओवर को जनवरी में पूरा किया जाना था। हालांकि अब चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा करने का दावा किया जा रहा है। फ्लाईओवर ये था कि जनवरी तक पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ लास्ट जो स्ट्रेच है उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गई है, तो उसकी वजह से इन्होंने उसका रीडिज़ाइन किया है और उसको भेजा उन्होंने मुख्यालय पे, तो वहाँ से ठीक होके आएगा तभी हो पाएगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि चारधाम से पहले हम इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी कांवड़ से पहले तो पूर्ण किया जाना उसको संभव नहीं होगा। फ्लाईओवर और हाईवे का इस बार तो कांवड़ियों को लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर चारधाम यात्रा से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होता है तो ट्रैफिक कंट्रोल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। अल्मोड़ा का SSJ विश्वविद्यालय को वजूद में आए भले ही 5 साल होने को हों, लेकिन यह विश्वविद्यालय अभी भी पटरी पार नहीं आ पाया है। हालात ये हैं कि यहाँ छात्र साल भर किसी न किसी समस्याओं से जूझते नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। SSJ विश्वविद्यालय साल 2020 में वजूद में आ गया था। फिलहाल इस यूनिवर्सिटी के अधीन 4 कैंपस और 36 डिग्री कॉलेज हैं। इन कॉलेज और कैंपस में एडमिशन और परीक्षा का जिम्मा सीधे विश्वविद्यालय के पास है, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद भी ना तो ढंग से यहाँ एडमिशन हो पा रहे हैं और ना ही रिजल्ट आ रहा है। ऐसे में हालात ये हैं कि पहले सेमेस्टर में करीब 11,000 स्टूडेंट्स के रिजल्ट ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। जिनके ऑनलाइन हुए भी हैं उनमें भी कई खामियां हैं। जिन्होंने 2-3 साल पहले यहाँ अपने कॉलेज कर लिया है, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं खुले हैं, ना उनकी मार्कशीट आ रही है। वहीं हम देखें कि प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र अभी हमारे कॉलेज में एडमिशन लेके आए हैं, उनका भी लगभग 70% बच्चों का रिजल्ट खराब किया है। ये दिक्कत समर्थ पोर्टल से की जा रही है। NPS SSJ कैंपस में आए हैं तब से बच्चों को हर चीज़ की दिक्कत करना पड़ रहा है। छोटी सी चीज़ों के लिए भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रिजल्ट से हो, चाहे वो डिग्री से हो। हर चीज़ की मतलब यहाँ सुविधा खराब हुई है। मतलब जब से NEP आया है ना, कुछ शासन चुनाव को भी बड़ा प्रभाव पड़ा है उससे। असल में विश्वविद्यालय के कैंपस और कॉलेज में अब एडमिशन और रिजल्ट समर्थ पोर्टल के जरिए होते हैं, लेकिन पोर्टल की खामियां हजारों स्टूडेंट्स पर भारी पड़ रही हैं। आलम अब यह है कि इस साल पहले सेमेस्टर में 23,000 के करीब स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, लेकिन 11,000 स्टूडेंट्स के रिजल्ट ऑनलाइन हुए ही नहीं है। विश्वविद्यालय का कहना है कि ये दिक्कत डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होने से हुई है। समर्थ के थ्रू आ रहे हैं, ये आसानी से हम बच्चे देख पा रहे हैं। उसमें कुछ बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है जो ABC ID की वजह से नहीं देख पा रहे, जिसमें आधार कार्ड और उनके डॉक्यूमेंटेशन में मिसमैच है। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि कई बच्चों के पुराने डॉक्यूमेंटेशन में कुमारी लिखा है, जबकि आधार में कुमार कोई भी तरह का आपका टाइटल नहीं लेता। चाहे रिजल्ट में हो रही गड़बड़ियों ने स्टूडेंट्स की परेशानियों को बढ़ा दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी की साख पर भी बट्टा लग रहा है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा जिससे समस्या का समाधान हो सके। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। गर्मी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े शहर में अभी से वाटर टैंकर्स का इंतजार होने लगा है। शहर में कई इलाकों के लोग पानी के न आने से परेशान हैं। पानी के लिए ये मारामारी कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी की है, जहां के डमुआ डूंगा, काठ गोदाम की नई बस्ती, कटघरिया और भगवानपुर जैसे इलाकों में पानी के लिए लोग इसी तरह रोजाना जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी की दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी हमारे नल में भी नहीं आता है। हमने बोला हम बिल देते हैं तो आप हमारे नल में दे दो, बोल रहे हैं आपको पानी पहुंचेगा नहीं। हमने कहा ठीक है टैंकर भेज दो। अब टैंकर पहले तो 5 दिन हो गया, 5 दिन के बाद 8 दिन होगा, अब 12 दिन हो गया। अब क्या करेंगे हम, बताओ आप। ये हम मेरा घर ही है, पानी 12 दिन में आ रहा है भैया, 12 दिन 10 दिन पड़ रहा है। दिक्कत हो रही है। 200 लीटर पानी चल जाएगा, 2 ड्रम देता है बस इतना में, 4 ड्रम दिख रहे हैं, 12 दिन चलेंगे। इतना ज्यादा चलेगा, मारामारी देखो, मारामारी हो जाता है। कभी कहा इसको वोट दो वो हम पानी देंगे, कभी कहते हैं उसको वोट दो हम पानी देंगे। पर वोटों के टाइम में सब हमारे वहाँ आते हैं, पानी मिलेगा पानी मिलेगा, जीतते हैं तो कोई पानी नहीं देता है। अब इतने परेशान हो रहे हैं, 10 दिन में 12 दिन में पानी आता है, 10 दिन में 12 दिन में लोग क्या करेगा ये बताओ तो। हम तो जन्म के यहाँ की हैं। दरअसल हल्द्वानी के कई इलाकों में ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं, जिसके कारण वाटर सप्लाई प्रभावित हो रही है। हालांकि अधिकारी टैंकरों से पानी सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में विभाग के जो निरीक्षण में है ऊंचा पुल का नलकूप, एक वो उसका मोटर पंप सेट खराब हो रखा है, और दूसरा एक सिंचाई विभाग के अनुरक्षण में है बजूनिया हल्दू में ट्यूबवेल है, वो भी अभी खराब हो रखा है। तो उन दोनों जोनों के लिए हम लोग 2-2 टैंकर्स वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
और साथ ही एक जो एरिया है डम्बा डुंगा का, वहाँ का भी कुछ ये आपका जमरानी टैक्सी स्टैंड का एरिया तो हाइट वाले एरिया पे आता है, वहाँ भी टैंकर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पानी की। जाहिर है कि हल्द्वानी का ये जल संकट आने वाले दिनों में और भी गहराने वाला है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की डिमांड भी बढ़ने वाली है। साथ ही कम बारिश के कारण गौला की वाटर सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में लोगों के पसीने छूटना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।